आज की इस वीडियो में प्रकाश का परावर्तन पूरा का पूरा खत्म होने वाला है। इसमें हम क्या करने वाले हैं सर, तो इसमें हम सर थ्योरी करने वाले हैं। थ्योरी कर लेने के बाद कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा सर, थ्योरी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और इस वीडियो के बाद आपका हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव रहे या फिर सर सब्जेक्टिव रहे। पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव आपका 100% चाहे फाइनल एग्जाम की बात रहे या फिर कोई भी एग्जाम रहे। ये वीडियो देखने के बाद आप ऑब्जेक्टिव लगाने जाना लग जाएगा सर, लेकिन एक शर्त है, शिद्दत से देखना पड़ेगा, अच्छे से देखना पड़ेगा, वीडियो को पूरा फोकस से देखना पड़ेगा। चाहे तुम डायरेक्ट कर लो या कितना भी कर लो, लेकिन पूरा वीडियो को देखना सर। बहुत शॉर्ट में पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे सर। क्वेश्चन आंसर हटाने की बात नहीं रहेगा सर। बाकी लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल मतलब आंकिक प्रश्न भी कराएंगे सर, जो कि आपके एग्जाम में आता है। और आपको पता होगा कि ये जो चैप्टर है ये एक मात्र ऐसा चैप्टर है जिससे आपका एग्जाम में 5 से 10 मार्क फिक्स रहता है सर। 5 से 10 मार्क आपका फिक्स रहता है सर। कई बार तो 5 नंबर का क्या होता है, इसका प्रूफ भी पूछ लेता है, दर्पण सूत्र का प्रूफ पूछ लेता है, उसके बाद F=R फोकस वाला जो है वो उसका प्रूफ पूछ लेता है सर। ठीक है सर, ये सब पूछ लेता है, बाद बाकी ऑब्जेक्टिव पूछ भी करता है और सब्जेक्टिव पूछ भी करता है। फिक्स है सर। 5 नंबर हमारा प्रूफ में हो गया, 2 नंबर का एक सब्जेक्टिव पूछ भी करेगा और ऑब्जेक्टिव सर। टोटल 10 नंबर का ये भागीदारी होता है सर। तो सर बात ये है 10 से 15 नंबर का ये भागीदारी होता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इस वीडियो के बाद ये पूरा मार्क आपका होगा सर और इसी प्रकार से सभी चैप्टर को हम निपटाएंगे सर। चलिए आगे बढ़ते सर। सबसे पहला हमारे पास आता है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देखते हैं सर। हाँ सर, सही बात बोला है क्या? हाँ सर, सही बात बोला है। देखिए, दुनिया में आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, चाहे तुम किसी वस्तु को देख रहे हो, चाहे तुम किसी भी चीज़ को देख रहे हो, शर्ते तुम रात को ना देख रहे, क्योंकि रात में तो प्रकाश नहीं रहता है, सुबह में रहता है प्रकाश। तो कोई भी चीज़ देख रहे हो ना, तो कारण क्या है? उसका कारण क्या है? उसका कारण है प्रकाश। प्रकाश एकमात्र ऐसा कारण है जिसके कारण से आप किसी व्यक्ति को देख पाते हो सर। ठीक है सर। कारक यहाँ पर लिखा है प्रकाश वह कारक। कारक मतलब होता है सर कारण। क्या होता है सर? कारक मतलब होता है कारण। क्या होता है सर? कारण। समझ में आ गया सर? यहाँ तक में समझ में आ गया सर। सर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट है सर कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत चुंबकीय एवं अनुप्रस्थ तरंग है सर। सर एक बात बताते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, लिख लेना सर। यहाँ पर प्रकाश द्वि प्राकृति का होता है सर। क्या होता है सर? 2 प्राकृति दिखाता है सर। प्रकाश सबसे पहले सर प्रकाश की बात किया जाए तो प्रकाश कण के रूप में भी रहता है सर और तरंग के रूप में भी रहता है सर। ये याद रखने वाली बात है सर। तरंग के रूप में भी रहता है और कण के रूप में भी रहता है। कण के रूप में बोले तो फोटोन और तरंग कौन सा रहता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग रहता है सर। ठीक है सर। आगे सब इसी चीज़ का डिटेल बात करेंगे सर, चिंता न करिए सर। बस आप समझ में आ गया सर? 2 लाइन समझ में आ गया सर? हाँ सर। तीसरा लाइन है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है सर? निर्वात में होती है। निर्वात क्या होता है सर? निर्वात मतलब होता है शून्य। निर्वात का मतलब होता है शून्य सर। जहाँ कुछ नहीं वहाँ होता है प्रकाश। वहाँ भी जहाँ कुछ नहीं रहता है ना, वहाँ प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है। जैसे कि स्पेस में कुछ नहीं होता है ना सर। हाँ सर। तो वहाँ सब प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10 की घात 8 होता है सर। 10 की घात कितना होता है? 8 होता है सर। ये याद रखने वाली बात है सर। ये याद रखिएगा, जरूर याद रखिएगा, ये चीज़ याद रखिएगा सर। और दूसरी बात, यदि मैं इसके किलोमीटर देखूँ ना तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होता है सर। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड स्पीड होता है सर। अब सर नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा होता है सर। अब सर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है सर। ये कैसे ऊर्जा होता है सर? आप इसका प्रैक्टिकल सिद्ध कर सकते हो सर। इसका प्रैक्टिकल देख सकते हो सर। क्या कर सकते हो? प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। क्या करना सर? धूप आता है, क्या करना? किसी वस्तु को धूप में रख देना। किसी भी वस्तु को धूप के सामने रख देना सर। थोड़ा देर रखने के बाद वो वस्तु गर्म हो जाता है सर। क्यों गर्म हो जाता है पता है आपको सर? क्योंकि प्रकाश में ना कुछ ऊर्जा रहता है और वो ऊर्जा क्या होता है सर? फोटोन होता है। ऊर्जा जो होता है वो छोटे छोटे कण के रूप में रहता है सर। क्या रहता है? ऊर्जा छोटे छोटे कण के रूप में रहता है, छोटे छोटे पैकेज के रूप में रहता है। उस पैकेज का क्या नाम है सर? फोटोन नाम है सर। तो क्या होता है सर? कोई भी वस्तु कैसे गर्म हो जाता है? तो देखो, कोई वस्तु है, उस वस्तु पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ना सर, हाँ सर पड़ता है। और आपको पता होना चाहिए कि सूर्य जो होता है प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है, कई बार पूछा भी गया है सर। ठीक है सर। जब सूर्य किरण किसी वस्तु पर पड़ता है, तो कैसे गर्म होता है? तो उसका रीजन है कि कोई वस्तु पर जब प्रकाश पड़ता है तो उस पर फोटोन आता है और फोटोन अपना एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। कैसे सर? ट्रांसफर कर देता है। फोटोन क्या है सर? तो ये प्रकाश जो होता है, प्रकाश का जो ऊर्जा होता है वो छोटे छोटे कण के रूप में, पैकेज के रूप में रहता है। उस पैकेज का नाम है फोटोन सर। समझ में आ गया सर? हाँ सर। इतना डिटेल बता रहा हूँ सर। इस बात पे एक लाइक मिलना चाहिए सर। अभी लाइक दो ना दो, पूरा वीडियो देखना, अच्छा लगे लाइक करना। और मैं क्रैश कोर्स है भाई सर, ये क्रैश कोर्स का वीडियो है तो सब्सक्राइब करके, क्रैश कोर्स होगा सर पूरा का पूरा और बहुत बेहतरीन तरीके से होगा। तो सर सब्सक्राइब करके आप क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हो सर। आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए सर, प्रकाश कण के रूप में फोटोन है सर। मैंने अभी आपको डिस्कस कर दिया सर। सर एक चीज बताना चाहूंगा सर, एक मोटिवेशन लाइन नहीं बोल सकते हो या रियलिटी बोल सकते हो सर। मैं एक मोटिवेशन लाइन सुनाना चाहूंगा। क्या सुनाना चाहूंगा सर? जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया ना करते। परेशानियां तो यूं ही आती जाती रहती है, पर उन परेशानियों से कुछ
खास हुआ नहीं करते। सर इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, ये इस लाइन से मैंने क्या सीखा सर, जो बीत गया उसे सोचा नहीं करता है। आपने पीछे कल में आपने पढ़ा नहीं, पढ़ के भूल गए, रिवीजन नहीं किए, या कोई भी कारण से आपका स्ट्रांग नहीं है, वो छोड़िए सर, उसको भूल जाइए। उसका कुछ कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं? नहीं सर, नहीं बिगाड़ सकते हैं। सर आज का बिगाड़, आप आज कुछ कर सकते हैं? हाँ सर, कर सकते हैं, तो करिए सर। आज जो मिल रहा है उसे लीजिए और खोइए मत उसको। मतलब कि जो भी आज को मैं कंटेंट पढ़ाऊंगा उसको रिवीजन करते रहना, उसको खोना नहीं है सर। और परेशानी आता है, कुछ बिगाड़ पाएगा? नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ। सर ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर खासकर हाथों हाथ में ये बता देता हूँ सर, इस सीरीज किसको देखना चाहिए सर? सर जिसका सिलेबस कंप्लीट हो गया सर, जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है सर, और जो कुछ पढ़ा है, तीनों को देखना चाहिए। जिसका कंप्लीट हो गया वो रिवीजन के तौर पर देखेगा, और जिसका कंप्लीट नहीं हुआ वो कुछ लर्न करेगा। और मैं बोला हूँ कि इसके बाद एक भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव छूटेगा नहीं सर। और आपको चाहिए क्या? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूछता है एग्जाम में, तो आपको चाहिए क्या? बन जाएगा दोनों। और साथ ही साथ जो कुछ पढ़ा है तो कुछ पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा, जो नहीं कुछ पढ़ा है वो पढ़ लेगा। सिंपल सी बात है सर। इस बात पे कमेंट कर देना दोस्तों कि आप कौन से कैटेगरी में आते हो। सर आप 1 नंबर कैटेगरी में आते हो, 2 नंबर कैटेगरी में आते हो, या 3 नंबर कैटेगरी में आते हो? सर कमेंट जरूर कर देना सर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं सर। आगे कहता है कि प्रकाश के गति का पता सबसे पहले रोमन लगाया था। रोमन एक वैज्ञानिक का नाम है सर। रोमन ने क्या किया था? प्रकाश का गति का अनुमान लगाया था सर। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है सर? 8 मिनट 16 सेकंड लगता है सर। प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होती है, इसके बाद द्रव में होती है, उससे कम जो होता है ठोस में होता है सर। ठोस में बोलो कि नहीं ही होता है चाल, क्योंकि सर क्यों होता है? देखो सर, प्रकाश आ रहा है, उसके बीच में आप क्या कर दो, मान लो कि एग्जांपल देते हैं, टॉर्च बना लेना और टॉर्च के सामने एक क्या रख देना, बड़ा सा लकड़ी रख देना। क्या उसके पार या टॉर्च दीवार पर मारोगे तो दीवार का पार करेगा? नहीं करेगा सर। हाँ सर, नहीं करेगा। तो इसका मतलब ठोस में प्रकाश गमन नहीं करता है सर। क्या सर पानी में टॉर्च मारोगे तो जाता है? हाँ सर जाता है, लेकिन थोड़ा ही जाता है, मतलब उसमें टेढ़ा मेढ़ा रिफ्लेक्ट करता है, वो आगे चैप्टर में जानेंगे सर। ठीक है सर। गैस में तो सर पूरा का पूरा प्रकाश एकदम अच्छे से, सबसे अच्छा से चाल करता है। मतलब इससे हमें, इस लाइन से हमें ये सीखने को मिलता है कि विभिन्न माध्यमों में विभिन्न चाल रहता है सर। ठीक है सर। हाँ सर। और एक चीज मैं बता देता हूँ सर, जब भी प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो छाया बनता है सर, पीछे में छाया बनता है सर। अपारदर्शी वस्तु क्या होता है सर? आगे पढ़ेंगे सर, बस इतना सीख लो कि अपारदर्शी वस्तु पर जब भी प्रकाश का किरण पड़ेगा तो पीछे में छाया बनेगा सर। समझ में आ गया सर? काला कलर का। चलिए सर, जैसे आप देखते होंगे धूप आपस के पीछा पड़ता है तो आपका छाया बनता रहता है, वही है। आप जब अपारदर्शी पदार्थ रहते हो, अपारदर्शी क्या होता है आगे पढ़ेंगे सर, चिंता न करो सर। कोई समझ ना आए आगे हम सब डिस्कस करेंगे सर, चिंता न करो सर। नेक्स्ट पॉइंट है क्या कि प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल के विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में रहती है। और सर इस लाइन से आप क्या समझोगे पता है सर? आपको पता होगा कि जब भी बिजली कड़कता रहता है तो क्या होता है, पहले बिजली आता है उसके बाद कड़कता है ना। क्यों सर? पता है, क्योंकि लाइट का जो चाल होता है वो अधिक होता है। किसके चाल से? ध्वनि के, मतलब कि साउंड के चाल से। चाल मतलब तो स्पीड सर। ठीक है सर, वेलोसिटी से। ठीक है सर। लाइट का स्पीड ज्यादा होता है साउंड के स्पीड से, ध्वनि के स्पीड से। समझ में आ गया? और यहाँ पर ये लाइन हमें बता रहा है, क्या बता रहा है सर जी? कि प्रकाश की चाल जो होता है ध्वनि की चाल से विपरीत होता है। इसका मतलब सर सबसे ज्यादा चाल प्रकाश का कहाँ था? तो गैस में। तो सबसे कम ध्वनि का चाल कहाँ रहेगा? गैस में। और ठोस में सबसे कम चाल रहा था प्रकाश का, और ध्वनि का सबसे तेज होता है। शीशा में सबसे ज़्यादा क्या होता है? ध्वनि का सबसे ज़्यादा क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है, जिसके कारण से सबसे ज़्यादा जो चाल होता है शीशा में होता है ध्वनि का। ये सब बता रहा हूँ ना, सब भी फैक्ट है, कोई भी फालतू की बात नहीं। जो भी मैं बता रहा हूँ वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए इन पर सर। तो सभी बातों को ध्यान से सुनना है, गौर से सुनना है और अपने माइंड में फिट करना है सर। रिवीजन करना है, बार बार वीडियो को देखो, एक बार देखो, आज देखना, परसों देखना, कभी भी ऐसे करके देखते रहो। एग्जाम तक देखने रहा है सर, एग्जाम के टाइम में भी देखना है सर। ये इतना शॉर्ट बना रहा हूँ, इसका कारण यही है। आगे बढ़ते हैं सर। प्रकाश स्रोत क्या होता है सर? प्रकाश स्रोत क्या होता है सर? आपको पता ही होगा। जैसे कि दूध वाला आता है तो आप क्या समझते हो कि भाई दूध देने आया है। क्यों? क्योंकि दूध वाला दूध का स्रोत होता है। इसी प्रकार से प्रकाश जो देता है उसी कहते हैं प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो प्रकाश देता है सर। आगे बढ़ते हैं सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। बिल्कुल सर। कुछ प्रकाश स्रोत प्राकृतिक होता है, कुछ मानव निर्मित होता है। जैसे कि सर सूर्य, जैसे यहाँ पर देख लो सर, सूर्य है। सूर्य मैंने पहले ही बताया था कि सूर्य जो होता है सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है लाइट का। ठीक है सर, प्रकाश का। समझ में आ गया सर? अब मानव निर्मित किसे कहते हैं सर? मानव निर्मित किसे कहते हैं? जो मानव के द्वारा बनाया गया होगा प्रकाश स्रोत। जैसे कि सर मोमबत्ती हो गया सर, लालटेन हो गया सर, दिया हो गया सर। ये सब क्या होता है? हमें लाइट देता है, जो कि मानव के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। लेकिन बात क्या, जैसे सूर्य तारा मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं बनाया गया, और ये हमें लाइट देता है ना, इसीलिए हम इसे कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। ठीक है सर, समझ में आ गया सर?
आगे बढ़ते हैं सर। लिखा है सर, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत होता है। मैंने बता दिया सर, सूर्य हम पृथ्वीवासियों के से लगभग 15 करोड़ मीटर दूर रहते। वाह, ये सब फैक्ट है, याद रखने वाली बात है। कह रहा है सर, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं उनमें अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदला जा सकता है, जैसे कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जैसे कि सर लैम्प, लालटेन देखते हो, लालटेन में तेल देते हो तभी ऊर्जा आता है। लालटेन तेल क्या है, रासायनिक ऊर्जा है, और तेल जब देते हो, जब जड़ता है तो क्या होता है, वो प्रकाश ऊर्जा में आ जाता है। मतलब कि उस समय जब लालटेन जलाते हो तो उस समय रासायनिक ऊर्जा से हमें प्रकाश ऊर्जा मिलता है, ठीक है सर। और जब बिजली का बल्ब जलाते हो तो उस समय विद्युत ऊर्जा से हमें प्रकाश की ऊर्जा हमें प्राप्त होता रहता है सर। समझते चलो सर, समझाते जा रहा हूं सर। अब सर देखो, प्रदीप्त और दीप्तमान वस्तु, दीप्तमान को हम कहते हैं अप्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, अप्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। ये सब क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, ये समझिए। प्रदीप्त वस्तु वो होता है जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं सर, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अब प्रदीप्त वस्तु किससे होता है, जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। जैसे सर एग्जांपल बात किया जाए, सब एग्जांपल पर बात करेंगे सर। जैसे यहाँ पर लिखा है, कुछ वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है और उसे कहते हैं प्रदीप, और जो कुछ वस्तु उत्सर्जित नहीं करता है उसे कहते हैं अप्रदीप। जैसे सर टेबल हुआ, कुर्सी हुआ, पुस्तक हुआ, और खुद मनुष्य हम जो है, बोतल हुआ, पेन हुआ, ये सब क्या होता है, प्रकाश देता है, कभी भी लाइट देता है, नहीं देता है, तो वो क्या हो गया, अप्रदीप्त वस्तु हुआ। यहाँ तक कि सर बल्ब भी हमारे पास अप्रदीप्त वस्तु है, लेकिन कब, जब वो बंद रहेगा तब। बल्ब भी प्रदीप्त वस्तु है, लेकिन जब बल्ब जला जाए तो क्या हो जाएगा, वो प्रदीप्त वस्तु हो जाएगा। प्रदीप बोले तो जो लाइट देता है सर, बिजली में जलता हुआ बल्ब, सूर्य हुआ, ठीक है सर। हाँ, अब पता है सर, अप्रदीप में ये क्या कहते हैं, हमारे पास चंदा मामा भी आता है। चांद भी क्या है, अप्रदीप है, क्योंकि चांद डायरेक्टली हमें नहीं देता, ये सूर्य के कारण, रिफ्लेक्ट होकर कारण हमें दिखता है कि लाइट देता है, लेकिन एक्चुअली में ये लाइट नहीं देता है। अब सर देखिए कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश की किरण कहते हैं। देखो सर क्या कहते हैं, देखो जैसे कि हम कहीं जाते हैं, जब तुम घर से निकलते हो तो जाते हो किस पे, सड़क पे जाते हो सर। हाँ सर, जाते हैं सर, ये हमारा घर है, इस घर से हम निकलते हैं और सड़क के द्वारा हम कहीं भी स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, मुंबई कहीं भी जाते हैं सर। तो यहाँ पर प्रकाश का भी एक सड़क होता है सर, रोड होता है। क्या होता है, कौन सा होता है सर, उस सड़क को कहते हैं किरण। मतलब प्रकाश की पथ की दिशा को क्या कहते हैं सर, किरण होता है सर। डिफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, क्या लिखोगे कि प्रकाश पथ की दिशा को क्या कहते हैं सर, किरण कहते हैं। किरण क्या होगा, तो किरण वो उसकी पथ की दिशा बताता है सर, ठीक है सर। पथ मतलब प्रकाश किधर जा रहा है सर, ठीक है सर। अब ये जो होता है ना, किरण अकेला रहता है तो उसका नाम क्या होता है, किरण। बहुत सारे किरण हो जाता है, बहुत सारे सड़क हो जाता है, उसे एनएच कहते हैं अपना भाषा में। और प्रकाश की भाषा में बहुत सारे किरण मिल जाते हैं तो उसे किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आंसर कि प्रकाश की सर यहाँ पर लिखा है ना, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। मुख्यतः किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज होता है सर। तीनों को समझाएंगे और ट्रिक भी देंगे सर, याद रखने का सर, ये ध्यान रखिएगा सर। अपसारी ये होता है, समांतर ये होता है, अभिसारी ये होता है सर। समझते हैं सर समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं सर। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, देखो जब भी प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर चले, जब भी प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर चले तो उसे कहेंगे हम समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे सर, समांतर किरण पुंज कहेंगे। मतलब समांतर जानते हो ना, जब दो रेखा, मैं बोल रहा हूँ कि ये दो रेखा समांतर है, मतलब कि ये दोनों सेम दूरी पर रहेगा हमेशा, जितना आगे बढ़ाओगे उतना दोनों आगे पर सेम रहेगा। तो याद रख सकते हो, इसका ट्रिक यही है कि समांतर नाम से आप समझोगे, समांतर मतलब समांतर मतलब समान दूरी पर जो प्रकाश जाता रहता है सीधी रेखा में उसे कहते हैं समांतर। इस सीधी रेखा में आपको याद रहेगा सर। अब सर अभिसारी किरण पुंज क्या होता है सर, इससे अभिसारी से पहले अपसारी जान लेते हैं सर। अपसारी क्या होता है, तो जब भी किसी एक बिंदु से प्रकाश की स्रोत विभिन्न दिशाओं में निकलता है, जैसे सर बल्ब एक क्या है, बल्ब एक बिंदु होता है जिससे विभिन्न दिशाओं में प्रकाश निकलता रहता है, हमारे पूरे घर को उज्ज्वलित करता है। जैसे कि सर सूर्य एक पॉइंट है जिससे हमारे पास बहुत सारा क्या होता है, उसका किरण निकलता रहता है सर, बहुत सारा किरण इससे निकलता रहता है। निकलता कि नहीं निकलता, हाँ, तो ये अपसारी का एग्जाम्पल कौन सा हुआ, सूर्य हुआ सर। सर अभिसारी क्या होता है सर, अभिसारी समझ लो सर, अभिसारी क्या किसे कहते हैं सर, अभिसारी किसे कहते हैं, तो जब विभिन्न दिशाओं से एक बिंदु पर एकत्रित होता है प्रकाश की किरणें तो उसे कहते हैं अभिसारी। सर समांतर की एग्जांपल लूं सर, लेजर लाइट यूज करते हो सर, लेजर लाइट, हाँ सर मेला में यूज करते हो ना, याद आ गया सर, याद आ गया। तो लेजर लाइट में जो प्रकाश किरण निकलता है वो समांतर किरण पुंज का एग्जांपल है सर। अपसारी का एग्जांपल दो ना सर, टॉर्च यूज करते हो सर, बल्ब यूज करते हो ना, हाँ सर, ये अपसारी का एग्जांपल हुआ सर, अपसारी जैसा ही वर्क करता है। अब सर अभिसारी का क्या दोगे एग्जांपल, फंस गए ना सर। ये जो होता है ना, ये वाला जो ऐसा होता है कुछ नाम, अरे यार नाम मैं भूल रहा हूँ यार, दिमाग से उतर गया। आप ज्योमेट्री बॉक्स में पहले मिलता था, अब तो मिलता नहीं है सर, आप समझ में आ गया होगा। ये आप देखे होंगे भी एक्सपेरिमेंट की, कागज पर जब फोकस करते हैं तो कागज जल जाता है, ये क्या कहते हैं यार, फोकस करने वाला होता है ये, ठीक है। ये क्या करता है पता है, बहुत सारे प्रकाश की किरण को
इस पर पड़ता है, ये सभी किरण को एकत्रित कर देता है। क्या कर देता है? एक पॉइंट पर फोकस कर देता है, जिस कारण से उस कागज पर आग लग जाता है सर। ठीक है सर। तो अभिसारी का एग्जाम्पल हमारे पास ये हो गया, अपसारी का ये बल्ब लाइट हो गया सर, समांतर का लेजर लाइट हो गया सर। तीनों का तीनों एग्जाम्पल दिए सर। बाकी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करते चलो सर, और चैनल सब्सक्राइब करना यार। ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा सर जब तक एग्जाम नहीं आपका खत्म हो जाता है सर। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा होगा सर। अब बात करते हैं सर, अब सर एग्जाम्पल क्या देखो, अब मतलब क्या होता है इंग्लिश में, अप मतलब क्या होता है? उठना। तो उठना जब भी अप किसके सामने लगेगा, तो जब भी अप लगता है किसी के सामने, उसका मतलब होता है उसे कहते हैं उठने के लिए। यहाँ पर लिखा है अपसारी किरणपुंज, अप लग गया, इसका मतलब वहाँ पर किरणपुंज क्या होगा? उठेगा। मतलब कि हमें ध्यान में आ जाना चाहिए कि किसी बिंदु से उठेगा, तो ये एक याद आ जाएगा। दूसरा ये हमें पता ही है, समांतर मतलब फॉर समांतर, जो किरणपुंज समान रहेगा, समान दूरी पर जाएगा उसे समांतर कहेंगे। ये दोनों ट्रिक से याद ही हो गया, तो ये तीसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सर। ठीक है सर। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं सर। सर देखिए यहाँ पर लिखा है कि अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज, समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, तीनों का डिफिनेशन दिया है, पढ़ लेना सर, या पढ़ देता हूँ सर। एक प्रकार का किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, मतलब किसी एक बिंदु से प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं में फैली, उसे क्या कहते हैं? अपसारी कहते हैं सर। समांतर किसे कहते हैं? तो ऐसे किरणपुंज जो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किसे कहते हैं सर? देखिए, जब विभिन्न दिशाओं से प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर्षित होती है या अभिसरित होती है, उसे कहते हैं अभिसारी किरणपुंज। सर इस डिफिनेशन पर नहीं जाना, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर जाना सर। अब सर प्रकाश की किरणें क्या है सर, समझ लो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। देखिए सर, प्रकाश की किरणें, यहाँ पर मैं फोकस करता हूँ इस पर, यहाँ पर सर देखिए सर, यहाँ पर देखिए कि ये किरण है सर, ये क्या है? कण पर जब प्रकाश की किरण पड़ता है तो ये इधर से ये रिफ्लेक्ट हो जाता है सर, इधर कुछ कण चला जाता है और कुछ आगे चला जाता है सर। और इसी के कारण से हम जहाँ डायरेक्ट लाइट नहीं, इसी कारण से जहाँ डायरेक्टली लाइट नहीं पहुँच पाता है वहाँ भी हम देख पाते हैं। जैसे कि हमारे घरों में डायरेक्टली सूरज का किरण पड़ पाता, लेकिन तब भी सुबह के समय में उजाला रहता है, क्योंकि सर प्रकाश की किरण जब प्रकीर्णन करता है तो वहाँ पर लाइट बहुत ज़्यादा से फैलाता है, कण जो होता है जगह जगह पर जाता है और ये प्रकीर्णन करके वो वहाँ पर लाइट कर देता है, प्रकाशित कर देता है उस जगह को। ठीक है सर, समझ में आ गया सर, प्रकीर्णन समझ में आ गया सर। आप इतना अच्छा समझाते हैं सर, समझा रहे हैं सर, कमेंट जरूर करना सर प्लीज़। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, हम हर एक दिक्कत का, समस्या का समाधान करेंगे सर। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वो कण पर पड़ने वाले प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित भी कर फिर चारों ओर वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अब प्रकाशीय वस्तु हैं, प्रकाशीय वस्तु कितने प्रकार के होते हैं सर? तो सर प्रकाशीय वस्तु 3 प्रकार के होते हैं सर। कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय वस्तु मतलब जिससे प्रकाश का मतलब कि जिससे प्रकाश आर पार हो सके, उसे कहते हैं प्रकाशीय वस्तु। ठीक है सर। तो प्रकाशीय वस्तु 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है और एक होता है पारभासी। ठीक है, पारभासी एक होता है अपारदर्शी, जो कि नीचे है सर। समझते हैं सर पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी सर ये शीशा, देखो यहाँ पर सर शीशा है, शीशा लाइट मारते हो जब भी तो शीशा आर पार हो जाता है सर प्रकाश, तो पारदर्शी होता है। पारदर्शी ऐसे पदार्थ को कहते हैं जिससे लाइट आर पार हो जाता होगा। ठीक है सर। हाँ सर। पारभासी किसे कहते हैं? जिससे वह पदार्थ जिससे अंशतः ही प्रकाश पार होता होगा सर। धुआं हो गया, कागज हो गया, तेल में भिगा हुआ कागज हो गया सर, बैलून का रबर हो गया, आंख का पलक हो गया सर, दूध हो गया, कुहासा हो गया, इस सभी में क्या होता है? कम में मतलब कि 100% प्रकाश नहीं गमन होता है। आप कह लेना एक तेल में भिगा हुआ प्रकाश लोगे उतना वो आर पार नहीं कर पाता, थोड़ा मतलब कि वो थोड़ा ही कर पाता है। ठीक है सर। तो पारभासी मतलब थोड़ा थोड़ा प्रकाश को आने देते। अब सर वहां पर हम शुरू में बोले थे ना, अपारदर्शी पदार्थ, जब कोई लाइट अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वो छाया बनाता है, तो यहाँ पर अपारदर्शी समझते हैं। अपारदर्शी किसे कहते हैं सर? इसीलिए बोलते हैं यार, समझा करो, हर एक चीज को याद करा करो। जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है उसे अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी हुआ, लोहा हुआ, पत्थर हुआ, अलकतरा हुआ, हम इंसान भी हुए, दीवार हुआ सर, जो भी देखोगे जो प्रकाश को आर पार ना होने दे उसे कहते हैं अपारदर्शी। अपारदर्शी ऐसे चीज होते हैं जो प्रकाश को नहीं जाते, मतलब ठोस पदार्थ होता है सर। बिल्कुल सर। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, यहाँ पर सभी फोटो बना हुआ है सर। यहाँ पर सर आप प्रकाश का परावर्तन देखते हैं सर। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है सर? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं सर। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है सर। यहाँ पर समझिएगा सर क्या है। देखिए सर, यहाँ पर एक लाइट मार रहा है यहाँ पर इस सतह पर, तो यहाँ पर सतह से लाइट टकरा जा रहा है। सतह जो होता है ये इस तरह से बनता है कि नीचे में होता है ये इसे रजित किया जाता है, पॉलिश किया जाता है सर। पॉलिश किससे करता है वो कमेंट करना सर, कमेंट करना। नहीं आएगा आंसर हमको बोलना, हम बोलेंगे आंसर में। ठीक है सर। आता है तो कमेंट करना सर, शाबाशी देंगे। अगले वीडियो में उसका नाम देंगे सर, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे आंसर जो देगा उसका नाम लेंगे अगले वीडियो में सर, चिंता न करें सर।
तो प्रकाश का परावर्तन एक्चुअली क्या होता है सर, कोई सतह होता है, सतह पर जब प्रकाश की किरण आता है तो आने के बाद टकरा करके लौट जाता है, तो इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन कहते हैं सर। इसका पार्ट जैसे कि ये आने वाला रे को क्या कहते हैं, किरण को क्या कहते हैं, जाने वाले किरण को क्या कहते हैं, वो आगे जानते हैं सर। चलिए नहीं तो बता ही देते हैं सर, बता ही देते हैं। तो देखिए ये हमारे पास सतह है, ये आया किरण, ये चला गया लौट करके, यहाँ पर अभिलंब होता है सर। यहाँ पर एक मानते हैं कि एक अभिलंब होता है, इसके बीच एक लकीर होता है सर, ठीक है सर। ये आप पढ़े हुए होंगे, शॉर्ट में बता देता हूँ सर। सर देखिए ये जो आने वाला किरण है इसे कहते हैं आपतित किरण, आपतित आने वाला किरण को कहते हैं, आपतित आने वाला किरण को कहते हैं। परावर्तित किरण किसे कहते हैं, जो लौट कर जाता है, जो टकरा करके जाता है। और ये तीनों जो जिस बिंदु पर हो रहा है उस बिंदु कहते हैं आपतन बिंदु। और यहाँ पर ये जो लाइन है ये अभिलंब, इसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। और एक चीज़ बताते हैं, देखो यहाँ पर जो अभिलंब है ना, और ये जो इधर जा रहा है प्रकाश, इसके बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं सर, आपतन कोण कहते हैं सर, कोण आर कहते हैं सर। और यहाँ पर जो कोण बनता है आपतित किरण और अभिलंब के बीच, इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कोण आई, जिसे कहते हैं आपतन कोण। ये होता है परावर्तन कोण, ये होता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को आर से दिखाते हैं सर, ठीक है सर। ये कोण का निशान होता है सर, आपको पता ही होगा सर, ये कोण का निशान होता है ऐसे करके। आर बोले तो रिफ्लेक्टर को दिखाता है, और आई बराबर ये, ठीक है सर। ये मैंने बता दिया, जरूरी था। तो सर समझिए यहाँ पर लिखा है प्रकाश का परावर्तन का नियम। यहाँ पर पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पर पिक्चर में जो मैंने समझाया वो पिक्चर में यहाँ पर दिया हुआ है सर। यहाँ पर पूरा पिक्चर में, यहाँ पर पूरा पिक्चर में समझाया हुआ है, देख लो। यहाँ पर ये जो है, ये जो लाइन है, इस लाइन को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, इसको आपतित किरण कहते हैं, इसको परावर्तित किरण कहते हैं, और इस बिंदु को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ये कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसको परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सतह हो गया सर, ठीक है सर। करना अब सर प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है सर, ये दो नियम को हम पहले समझते हैं सर, उसके बाद बताते हैं। देखो सर यहाँ पर समझो प्रकाश का परावर्तन का दो नियम। पहला नियम कहता है कि जो आपतन बिंदु है, कोण आई जो है और कोण आर जो है, ये दोनों बराबर होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होंगे सर, ठीक है सर। मतलब कि कोण आई जो होंगे वो कोण आर के बराबर होंगे सर, ठीक है सर। ये पहला नियम कहता है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और इस पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पर होंगे, समतल पे होंगे, सतह पर होंगे या समतल पर होंगे सर। सतह समतल नहीं समझ आता है तो उसके लिए एक एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट करना। एक पेज लेना, इस पर 3 गो पेन रखना, तीनों पेन को यहाँ पर एक पेज पर रख देना, रख दिए सर। अब क्या करना, वो तीनों पेन जो होता है ना एक ही समतल पे है, एक ही सतह पे है, उस पेपर पे ही है। अब क्या करना है, तीनों में से एक पेन को ऊपर उठा लेना, ठीक है। ऊपर उठा लोगे ना, देखोगे वो 2 पेन जो होता है उसी समतल पे है, लेकिन एक पेन जो होता है उठा हुआ है, उस समतल पे नहीं है। समतल का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक ही सतह पर सर, समझ में आ गया सर। हाँ, तो ये दो ही नियम है। पहला नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। दूसरा सर, ये तीनों जो होता है ये एक ही समतल पे होंगे, एक ही सतह पे होंगे सर। अब सर यहाँ पर यही चीज लिखा हुआ है सर, लिखा है कि नहीं सर, लिखाइए बताइए। ये देखिए लिखा है कि नहीं लिखा है, हाँ सर लिखा है सर। आगे बढ़ते हैं। अब सर समझते हैं आपतन किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण समझा दिया है सर। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है सर। ये सब बातें जो मैं बता दिया वही चीज लिखा हुआ है सर यहाँ पर। सर आप प्रतिबिंब की ओर बढ़ते हैं सर। प्रतिबिंब क्या होता है सर, प्रतिबिंब बोले तो इमेज इंग्लिश में कहते हैं सर। सर यहाँ पे एक चीज देख लो सर, यहाँ मिलती है तो इसको मिलती है, इसको छोड़ दो सर। आप ऊपर हो, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक एक आभासी प्रतिबिंब होता है। सर यहाँ पर देख लो प्रतिबिंब बन रहा है सर, कैसे बन रहा है। यहाँ देखो, ये एक सुंदर सा बालक है जो स्कूल जा रहा है, स्कूल जाने से पहले अपना फेस देख रहा है सर। एक एग्जांपल आ गया, इसको देखने के बाद कोई भी वस्तु है, ये मान लो कि ये हमारे पास रामलाल है सर, ये रामलाल, इस रामलाल को पूरा का पूरा अपना पिक्चर देखना है तो उसके लिए कितना बड़ा शीशा लेना पड़ेगा सर। मान लो कि रामलाल का जो साइज है वो कितना है, मान लो, मानने के लिए भाई 60 सेंटीमीटर है। कितना है सर, 60 सेंटीमीटर? ये तो आप मजाक उड़ा रहे हो। मान लो कुछ मान लो तो 60 सेंटीमीटर है इसका, तो करीबन 30 सेंटीमीटर उसके आधे साइज का शीशा रहेगा, तभी वो टोटली अपना पूरा का पूरा उसका फेस दिखेगा। तो पूरा शरीर का पिक्चर लेने के लिए, फोटो देखने के लिए, प्रतिबिंब दिखाने के लिए उसके आधे साइज का हमें दर्पण होना चाहिए, तभी हम उसका पूरा पिक्चर बना सकेंगे सर। ये फैक्ट था, याद रखना सर, पूछ लेता है एग्जाम में।
तो सर समझते हैं प्रतिबिंब। जैसे यहाँ पर देखिए ये वस्तु उठा है ना सर, यहाँ पर रुका है ना, हाँ सर रुका तो है, रुका तो है सर, रुका तो है। अब बात ये है कि जब ये रुका है यहाँ पर है ना, तो इससे क्या होता है कि रेज निकलता है, किरण निकलता है, जिस कारण से ये कहीं रे जो है ना एक दूसरे में कटता है, जहाँ पर वो इमेज फॉर्मेशन बनता है। सर इमेज फॉर्मेशन बता नहीं सकता हूँ सर अभी, क्योंकि टाइम नहीं है, खपत नहीं है। यदि चाहोगे तो बोलना कॉमेंट पर, मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू में समझा दूंगा सर। बस आप कॉमेंट करना सर, कोई भी दिक्कत हो कॉमेंट करना सर, इमेज कैसे बनता है मैं समझा दूंगा सर। अभी के लिए आप समझ गए होंगे, डिफिनेशन से समझ जाइए सर। किसी एक बिंदु से निकलता है प्रकाश की किरण, और किसी भी इमेज बनने के लिए कम से कम 2 रेज की जरूरत होता है, 2 कम से कम रहेगा तभी 2 किरण। रे मतलब रे का मतलब होता है किरण, ठीक है सर, मैं रेज बोल देता हूँ तो समझ लेना, किरण को ही इंग्लिश में कहते हैं रे। तो 2 किरण कम से कम चाहिए किसी भी इमेज को बनने के लिए, याद रखना सर। इमेज तो होता है 2 प्रकार का होता है, एक वास्तविक इमेज होता है, आभासी या काल्पनिक इमेज होता है। सर ये आभासी काल्पनिक क्या होता है सर, देखिए समझिए। जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलता है, दर्पण के परावर्तन के बाद किसी बिंदु पर वास्तव में मिलता है, कटता है, तो उस बिंदु स्रोत को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, तो उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और अतः वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर, और एक चीज ध्यान रखना कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा रहता है। इसका ट्रिक दूंगा सर, याद रखना सर, ट्रिक देता हूं सर, अभी पहले ये पढ़ लो। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं, जब किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की परावर्तन निकलता है, परावर्तन के बाद वो मिलता नहीं है, आभासी तरह से वो कटता है, मतलब कि वो रियल में नहीं कटता है, ठीक है सर। मानते हैं काल्पनिक करते हैं, उसका जो लाइन है वो कटता है, परावर्तित वो जो है लाइन रियल में नहीं कटता है, इसीलिए उसे कहते हैं आभासी काल्पनिक। यहाँ पर डिफिनेशन दिया है, पढ़ लेना सर, यहाँ पर मिलती है, इसको हटा देना सर, मिलती है तो ये ठीक है, हाँ सर। तो सर यहाँ पर एक चीज़ हमें आपने बोला था कि एक ट्रिक दूंगा सर। यहाँ पर देखो हमेशा याद रखना, ये पूछा गया है क्वेश्चन पर बहुत बार कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है और काल्पनिक कैसा बनता है, ठीक है सर। तो वास्तविक हमेशा क्या बनेगा सर, उल्टा बनेगा, और काल्पनिक हमेशा सीधा बनेगा सर। क्यों बनेगा सर, ट्रिक देता हूँ, याद रखना। वास्तविक दो, किसी को वास्तव वाली बात बोलोगे ना, सही वाला बात बोलोगे तो उल्टा लगेगा। देखो कोई लड़का होगा जो 5-6 दिन से नहीं नहा रहा, स्नान नहीं कर रहा होगा, तो आप बोलोगे भैया जी आप 5-6 दिन से नहीं नहा रहे हो, अरे महक रहे हो तुम, उसको बुरा लग जाएगा, रियल बात बोल दियो तो। अब तुम बोलोगे उसका झूठा तारीफ कर दो, भैया जी आप कितना स्मार्ट लग रहे हो, भाई आप कितना गमक रहे हैं, मतलब क्या सेंटमेंट क्या खींचते हैं यार, आप इतना रोज नहाते हैं, हम तो रोज नहावे नहीं करते हैं, आप बोल दीजिए, इतना खुश होगा ना, मतलब। तो इससे हमने क्या सीखा कि वास्तव बात किसी को बोलिएगा तो उल्टा लगेगा, और जब काल्पनिक बात बोलिएगा तो उसे सीधा लगेगा। तो ट्रिक याद है, जब भी वास्तव बात बोलेगा तो उल्टा लगेगा। इससे हम हमेशा दिमाग में रख सकते हैं सर। ट्रिक इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि दिमाग में हमारा दिमाग जो है ट्रिक और को ज़्यादा याद रखता है सर, कहानी थ्रू ये सब याद रखता है सर, इसलिए मैं ट्रिक देता हूँ सर। जो भी कुछ दिक्कत होगा सर बताना सर कॉमेंट में, रिप्लाई दूंगा सबका। सर आप देखिए सर, समतल दर्पण, दर्पण क्या होता है सर, आप दर्पण शुरू हो गया सर। दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, दर्पण क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। दर्पण का कुछ प्रकार होता है सर, एक समतल दर्पण होता है, एक गोलीय दर्पण होता है सर। तो समतल दर्पण क्या होता है सर, समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ा दिया जाए। सर मैंने आपको बोला था ना कमेंट करना, देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है सर, सिल्वर ब्रोमाइड। जो कमेंट कर दिया होगा वो फिर से कमेंट मत करना, चीटिंग नहीं करना, तभी किया था ठीक है, नहीं करना था तो बोल देना सर नहीं हुआ था, ठीक है सर। हाँ तो किसी साधारण कांच के एक सतह पर सिल्वर ब्रोमाइड AgBr जो होता है इसका फॉर्मूला होता है सर, ठीक है, की परत चढ़ाकर समतल दर्पण बनाया जाता है। किसी इसकी फोकस दूरी जो होता है अनंत पर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सर। ये फोकस दूरी वाला याद रखना सर। ये जो होता है ना, देखो समतल दर्पण किसी कहते हैं पता है, जो घर में तुम यूज करते हो उसी को कहते हैं समतल दर्पण। तो इसमें देख रहे हो कि ये जो है ना, ये जो मानस है, ये मानस इसमें ठड़ा हुआ है, यहाँ पर देख रहा है पिक्चर, ठीक है सर। हाँ सर देख रहा है, इसका देख रहे हो कि राइट हैंड लेफ्ट हैंड के तरफ है, मतलब इसका मतलब सर ये जो होता है कारण क्या है सर, हाँ सर बताना क्या कारण है सर, कॉमेंट में आपका होमवर्क है सर, कहाँ होमवर्क है सर, होमवर्क है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषता यहाँ पर देख लो भाई, प्रतिबिंब की हमेशा क्या बनेगा, प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा सर, वस्तु जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा आपका प्रतिबिंब होगा सर। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है सर, मतलब जैसा वस्तु है ना सीधे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पर मुंडी इसका ऊपर है सर, बस थोड़ा हेरी फेरी होता है राइट लेफ्ट का, क्योंकि इसमें सर पार्श्विक नहीं बोलूंगा सर, चिंता नहीं करो, कमेंट आपको करना है सर, कमेंट करना है सर बस आपको। देखो सर यहाँ पे देख ही दिया, प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, मतलब उसमें जैसे कि आप कोई व्यक्ति है, ठीक है सर, तो उसका राइट हैंड को लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड बना देगा सर, ठीक है सर। पार्श्विक उल्टा क्या होता है, तो ये सब डिटेल में पढ़ाएंगे ना तो बताएंगे, अभी नहीं समय है। यदि आप बोलोगे हाँ सर कमेंट में, तो मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं समझा दूंगा आपके कमेंट को। तो जल्दी से आपको जो भी दिक्कत होता है सर कमेंट करो, कमेंट आपके सामने खुला हुआ है सर, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट करना आता है भाई, वो भी करना कमेंट। चलो भाई आता होगा, बिल्कुल आता होगा, क्यों ना आता होगा सर, आप इंटेलिजेंट बॉय हो। प्रतिबिंब आभासी होता है, अतः हम उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा बहुत बड़ी बात है सर, याद रखना सर, कि हम ना पर्दे पर उतार नहीं सकते हैं प्रतिबिंब को, ठीक है सर, क्योंकि आभासी होता है, मतलब काल्पनिक होता है सर। प्रतिबिंब दर्पण से
उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होता है। दूरी सेम रहेगा सर, समान दूरी रहेगा, इसका मतलब हुआ सर। ठीक है सर, हाँ सर। ये दर्पण कौन सा है का परिचय है? गोलीय दर्पण की परिभाषा सर, गोलीय दर्पण की परिभाषा सर। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी पार्श्विक जिसका जो परावर्तक किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया सर? हाँ सर। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं सर, पहला अवतल होते हैं और दूसरा उत्तल होते हैं सर। ये आप एक चम्मच लेना सर, एक चम्मच लेना, चम्मच का जो अगले वाला भाग है ना, जो धंसा होता है, सेम टू सेम अवतल का ही एग्जाम्पल है, और पीछे वाला जो उभरा रहता है, जो उठा हुआ होता है, वो उत्तल का एग्जाम्पल है सर। ये चम्मच लेना, देख लेना सर। वैसे हम पिक्चर बना के दिखाने वाले हैं, इसका पाठ पुर्जा का नाम भी बताने वाले हैं सर। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण की बाहरी सतह को रजित करने से अवतल दर्पण बनता है सर। देखिए, एक मैंने शीशा लिया, क्या लिया? शीशा लिया सर। ठीक है, क्या बोला? शीशा लिया। इसको मैंने यहाँ पर से कट कर दिया सर। कट करने के बाद यह मिला मुझे, क्या मिला मुझे? ये वाला भाग। क्या मिला सर? ये वाला भाग मिला सर। इस भाग को मैं यहाँ पर ले लिया। अब ये भाग ले लिया ना, तो इसको बाहरी वाला सतह जो है ना, इसको मैं रजित कर दूंगा। क्या कर दूंगा? रजित कर दूंगा। अब रजित करने के बाद ये जो फ्रंट वाला जगह बचा, तो ये जो अब देखो इस चीज़ का, इस दर्पण का सतह कौन सा है? तो ये धसा वाला सतह है। क्या सर? ये धसा वाला जो है ना, ये सतह है सर। ये धसा वाला जो है इसका सतह है सर। ये धसा वाला इसका सतह है ना सर? सतह, हाँ सर, सतह तो है। तो यही होता है, इसी चीज़ को कहते हैं हम अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा धंसा होता है। उत्तल दर्पण बोले तो उत्तल दर्पण होता है, ये देखो उत्तल दर्पण ऐसे यहाँ पर कर दो, यहाँ पर काटने के बाद यहाँ पर आएगा। अब इसे क्या कर दो? इधर से रजित कर दो, पीछे से रजित कर दो। रजित कैसे करना है? पीछे से पॉलिश कर देना है। अब पॉलिश कर दिया पीछे से, तो अब बचा कौन सा? अगर अब इसका जो है परावर्तक सतह ये ऊपर वाला हो गया, मतलब उभरा हुआ। तो उत्तल दर्पण का दर्पण का जो सतह होता है वो उभरा होता है, और अवतल दर्पण का धंसा होता है। तो याद देखो, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल, ऊ से उभरा, ऊ से उत्तल। ट्रिक है सर। अवतल का इंग्लिश में कहते हैं सर कॉनकेव कहते हैं। क्या सर? कॉनकेव कहते हैं सर। कॉनकेव, कॉनकेव। और उत्तल को कहते हैं कॉनवेक्स। ठीक है सर, हो गया सर। केव मतलब क्या होता है? गुफा, इसीलिए धसा होता है। गुफा क्या होता है? धसा होता है। तो ये ट्रिक याद रख सकते हो ऐसे करके। तो दोनों का ट्रिक दे दिया हूँ सर। चलिए सर यहाँ पर इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि अवतल दर्पण की विशेषताएं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और अवतल दर्पण का उपयोगी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है भाई, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव और कई बार सब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है। तो ये VVI इंपॉर्टेंट सर। इसे क्या कहेंगे सर? VVI इंपॉर्टेंट। क्या कहेंगे? VVI सर। करते रहो, जितना भी है इंपॉर्टेंट लाइन है सर, जितना भी इसमें मैं बताने वाला हूँ सभी इंपॉर्टेंट होगा सर। आगे बढ़ते हैं सर। इसकी देखते हैं सर, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है सर। हाँ सर, इसका जो फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी क्या होता है सब आगे बात करेंगे सर। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों पिक्चर बनाता है। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब सामान्यतः बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो काल्पनिक पिक्चर बनाता है और वास्तविक दोनों ही बनाता है, और इसका फोकस दूरी धनात्मक होता है, और ये प्रतिबिंब जो होता है सामान्यतः बड़ा होता है। पिक्चर, इसका जो पिक्चर बनता है वो बड़ा बनता है सर। और ये हमेशा कहाँ यूज होता है सर? हाँ सर, जहाँ जाते हैं दाढ़ी मूंछ कटाने के लिए, वहाँ उपयोग करते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में, जहाँ हेडलाइट जानते हो ना? हाँ सर, वहाँ जो हेडलाइट में जो लाइट बढ़ता रहता है, गाड़ी में हेडलाइट लगता है जिससे लाइट निकलता रहता है, हाँ उसमें, क्योंकि ये लाइट को फैलाता है। ठीक है सर। आप देखोगे डॉक्टर को मुंह रोगी, मतलब जब डॉक्टर आँख कान नाक चेक करता है, मुंह चेक करता है, तो उसके पास जो चीज़ होता है वो चीज़ क्या होता है? अवतल दर्पण होता है सर। दाढ़ी हजामत बनाने में, ठीक है, अब ये क्वेश्चन कई बार बना है कि दाढ़ी हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है सर? तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सर। सौर भट्टी एवं टॉर्च में सर, ये सभी क्या होता है? अवतल दर्पण का यूज किया जाता है सर। बहुत बड़ा लाइन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर। इससे पक्का मार्क आएगा सर इसमें। सर ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास अवतल दर्पण है सर। ठीक है सर, हाँ सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखिए, अब सर गोली दर्पण के कुछ महत्वपूर्ण पद, जो फोकस, ध्रुव, देखे हो ना, ये जो फोकस नाम सुन रहे हो, इस सभी के बारे में पढ़ते हैं सर। ध्रुव किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? सभी को डिटेल समझाएंगे। देखो ये सर, ये हमारे पास अवतल दर्पण है सर। अवतल दर्पण, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या है? ये लाइन, इसे क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं सर? प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है सर, यहाँ पर क्लियर हो गया सर, यहाँ पर क्लियर हो गया सर, बात तो क्लियर हो गया सर। अब यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि प्रधान अक्ष और यहाँ जो मिल रहा है, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं सर? ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर ध्रुव को पी से दर्शाया जाता है। क्यों पता है? क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में कहते हैं पोल। क्या कहते हैं? पोल। अब सर
ये जो है ना, ये जो यहाँ से जो ध्रुव है, ध्रुव से थोड़ा दूरी पर क्या होता है, फोकस होता है सर। जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, कहीं भी क्वेश्चन में रहेगा, कहीं भी रहेगा, वो पता होना चाहिए सर। तो ये होता है ध्रुव के बाद क्या होता है, फोकस होता है। अब फोकस के बाद जो होता है सर, ये हमारे पास होता है वक्रता केंद्र। क्या होता है सर, वक्रता केंद्र, जिसे हम सी से दर्शाते हैं सर। ठीक है सर, ठीक है सर, हाँ सर। क्या क्यों सी से दर्शाते हैं, क्योंकि उसका इंग्लिश में नाम क्या है नाम, बोलो बोलो बोलो। नहीं सर, मैं नहीं बोलूंगा, आपको कमेंट में लिखना है, क्योंकि आपके लिए भी कुछ वर्क होना चाहिए सर। तो इसका नाम क्या है, कमेंट करना, नहीं आता है हम रिप्लाई करेंगे सर, चिंता ना करो, बस आप लिख दो सर, नहीं आता बताइए, हम बता देंगे सर। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं सर। कह रहा है कि गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस बिंदु को सी से दर्शाया जाता है सर। मतलब ये जो वक्रता केंद्र है कैसे मिलता है पता है, जैसे कि ये कोई हमारे पास गोला था सर, ये हमारे पास शीशा था, इसी शीशा के भाग से ये मैंने निकाला है। ये वाला जो भाग है, ये जो भाग है ना सर, ये जो भाग है, ये वाला, इसी भाग का ये भाग है। तो ये शीशा का ये वाला, ये जो जिस गोले का ये भाग है, ये वाला, ये किसी गोले का भाग होगा, तो उस गोले का जो केंद्र होगा वही वक्रता केंद्र कहलाता है सर। ठीक है सर, यहाँ तक में। हाँ, अब वक्रता त्रिज्या क्या कहते हैं सर, तो सर वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं सर, वक्रता केंद्र का त्रिज्या कहते हैं सर। समझते हैं सर कैसे होता है सर, समझते हैं। गोले दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं सर। ये गोला है, इस गोले से ये केंद्र है। ठीक है सर, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। इसी प्रकार से मैंने इसका गोला का ये भाग ले लिया, तो ये ऐसे हो गया। तो यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर हमारे पास वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं सर। ये सब टर्म याद रखना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में अंकिंग प्रश्न बनाने में आपका बहुत हेल्प करेगा, जो कि हर एक बार के एग्जाम में पूछता है। अब सर नेक्स्ट हमारे पास पद है प्रधान अक्ष, जो कि मैंने आपको बता दिया, प्रिंसिपल एक्सिस जिसे कहते हैं सर। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं सर। फोकस दूरी क्या होता है, गोले दर्पण के एफ से दर्पण के ध्रुव पी की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं सर। इसे पी से एफ से सूचित किया जाता है सर। गोले दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर क्या संबंध है सर, ये 2 नंबर का है, 2 नंबर में भी पूछता है सर। ये याद रखना सर, ये इंपॉर्टेंट टर्म है सर। ये यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट वाली बात है सर, ये वाला इंपॉर्टेंट वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट याद है सर, याद रखना प्लीज सर। ये कई बार पूछा गया है, 2 नंबर का पूछता है सर, 2 नंबर का पूछता है, और ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव भी पूछ सकता है सर। और ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला आपका काम आएगा न्यूमेरिकल बनाने में सर, ये याद रखना सर। प्रूफ मैं नहीं दूंगा क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। तो सर यहाँ पर क्या कह रहा है, इसका संबंध है कि गोले दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। देखो ये है हमारे पास कोई दर्पण, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर होता है सी और यहाँ पर होता है एफ। ठीक है सर, ये एफ होता है। तो ये संबंध कहता है कि जो सी से पोल की दूरी होता है ना, उसका आधा होता है फोकस, मतलब कि दूगो फोकस मिलाओगे ना तो सी मिल जाएगा। ठीक है, सी जो होता है वो फोकस की दुगुनी होती है। मान लो कि ध्रुव से फोकस की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वक्रता केंद्र का दूरी कितना होगा, 50 सेंटीमीटर, क्योंकि वो डबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया। एफ जो होगा वो आधा होता है इसका दूरी का, मतलब कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीचों बीच होता है फोकस। ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया सर। हाँ सर। अब सर अवतल दर्पण के किरण आरेख की बनावट करते हैं सर। देखिए सर, यदि कोई किरण अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद फोकस होकर जाती है सर। जब भी कोई किरण दर्पण पर पड़ता है और मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर पड़ेगी तो दर्पण पर आपतित होगी, आपतित हो रहा है, ये आपतित किरण आपतित हो रहा है, तो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगा, फोकस। ये कहाँ से चले जाएगा सर, ये फोकस से जाएगा सर। समझ में आ गया सर। याद करने के लिए दिया है, ये काम आएगा क्वेश्चन बनाने वक्त में। ठीक है जी, क्वेश्चन बनाने वक्त में, या कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जब हम प्रधान अक्ष के समांतर कोई किरण आरेख भेजेंगे अवतल दर्पण में, तो वो किरण आरेख कहाँ से जाएगा, तो फोकस जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी सही है और न्यूमेरिकल बनाने के लिए भी सही है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, कोई भी टर्म बिना फालतू का नहीं पढ़ा रहा हूँगा मैं सर। जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर दिख रहा है, पिक्चर दिखता रहा होगा आपको। ठीक है सर। तो यहाँ पर कह रहा है लाइन सर कि यदि कोई किरण अवतल दर्पण की फोकस की दिशा से आपतित होती है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष की समांतर जाएगा सर। मतलब कि सर यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें देखोगे पिक्चर में, तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है ये लाइन आपका यह पता चलेगा कि सर कौन सा लाइन आया है। तो ये देखो यहाँ पर ये जो चिन्ह है ना, यहाँ पर ये जो चिन्ह ऐसे कर दिया होता है, ये बताता है कि इधर से आता है और इधर जाता है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण फोकस पे आएगा, जब भी प्रकाश की किरण फोकस पे आएगा तो इसे टकरा करके ये कहाँ जाएगा, तो ये जाएगा मुख्य अक्ष के समांतर। देखो समांतर है ना सर। हाँ सर। अब कहता है सर कि यदि कोई किरण
यदि कोई किरण वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होती है तो परावर्तन के बाद वह पुनः वक्रता केंद्र की दिशा में लौट जाती है। देखो यहाँ पर ये इधर जाएगा, मतलब कि वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश गुजरेगा ना तो वो फिर रिफ्लेक्ट होकर सेम टू सेम, मतलब देखो ये हमारे पास दर्पण है, ये दर्पण की वक्रता केंद्र है, इधर से आएगा ना तो इधर से रिफ्लेक्ट होकर क्या जाएगा, इधर से लौट जाएगा, जिधर से आएगा उधर से लौट जाएगा, वक्रता केंद्र से जो भी प्रकाश आएगा वो उधर लौट जाएगा, उधर से लौट जाएगा, वो किधर नहीं जाएगा। ठीक है सर, यहाँ देखो यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है सर, चिन्ह पर देना सर ध्यान। आगे बढ़ते हैं सर, कह रहा है कि यदि कोई किरण अवतल दर्पण के ध्रुव की दिशा से आपतित होती है तो जितने कोण से आती है परावर्तन के बाद उतने ही से लौट जाती है। ये सर ये हम बोल सकते हैं कि परावर्तन का पहला नियम बोल रहा है। परावर्तन का पहला नियम है ना, जितना डिग्री से आएगा उतना ही डिग्री से ध्रुव, जितना डिग्री से ध्रुव पर आएगा उतना ही डिग्री से जाएगा, मतलब परावर्तन कोण और आपतन कोण बराबर होगा सर। ठीक है सर, ये जितने हैं ये पॉइंट को हमको याद रखना है सर। आपतन दर्पण, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न बिंदुओं पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देखते हैं सर। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर आपका पूरा दिया है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रहे तो इमेज कहाँ बनता है, काल्पनिक। और मैं बता दूं कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक ही कंडीशन, टोटल 5 कंडीशन, टोटल कितने कंडीशन बन रहा है पिक्चर बताओ सर। यहाँ पर कंडीशन देख रहे हो कितने कंडीशन में पिक्चर बन रहा है, और जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में वो आभासी बनता है, समझ में आ गया, आभासी प्रतिबिंब बनता है। और ठीक है, कहाँ देखिए फोकस, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है कि फोकस, यहाँ पर एक बार अच्छे से वीडियो को पढ़ करके लिख लो और समझना, घर पर रिविजन करते रहना। फोकस और एफ के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ पर बनेगा सर। देखो ये फोकस, मैं यहाँ पर बनाता हूँ, देखो ये हमारे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास फोकस है, ठीक है सर, और ये हमारे पास पोल है। यहाँ पर कोई इमेज है सर, यहाँ पर वस्तु है, ऐसे प्रकाश कैसे निकालेंगे सर, ऐसे निकालेंगे तो ये ऐसे जाएगा सर। ठीक है सर, कैसे जाएगा, ऐसे प्रकाश निकालेंगे तो ये फोकस से लौटेगा, फिर मैंने यहाँ ध्रुव पेन दूंगा तो सेम डिग्री से ये लौटेगा। देखो इमेज फॉर्मेशन जो ये रे खींच रहे हैं वो सब ऊपर में पढ़े ना नियम, उस नियम से दे रहे हैं, क्योंकि जब भी क्या मैंने देखो यहाँ पर मैंने रे भेजा प्रधान अक्ष के समांतर, तो ये रे कहाँ से जाएगा, फोकस है, इसलिए मैंने फोकस से गुजारा इस रे को। ठीक है, और इस रे को मैंने यहाँ पर कम से कम दो, किसी भी इमेज बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है, तो इसलिए मैंने 2 किरण खींचा, इसको मैंने पीछा ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके मैंने पीछा खींचा, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि भाई यहाँ पर ये कट रहा है, जहाँ पर कट रहा है वहाँ पर ये इमेज बन जाएगा। कहाँ बनेगा ये इमेज, यहाँ पर बनेगा सर। अच्छा दूसरा कलर दिखाता हूँ सर, इमेज कहाँ बनेगा सर, ये इमेज यहाँ पर बनेगा सर, इमेज यहाँ पर बनेगा सर, इमेज कहाँ बनेगा सर, इमेज जो है ये यहाँ पर बनेगा सर, यहाँ पर इमेज बनेगा सर। ठीक है सर, यहाँ पर इमेज बनेगा सर। क्लियर, क्लियर हो गया सर। तो कैसे मैंने समझा दिया, हर एक चीज़ समझा दिया। ये जो किरण आरेख खींच रहा है क्या है, क्या कि उसे रूल पता है, रूल पता होता है तो यही सब काम आता है सर। बाद बाकी डिटेल वीडियो नहीं है तो उतना डिटेल नहीं जा सकते हैं सर। यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल में दिया गया है कि अवतल दर्पण में वस्तु वास्तविक आभासी दोनों बनाता है। ये 5 स्थितियों में वास्तविक और एक स्थिति में आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पर दिया हुआ है पूरा पिक्चर, देख लेना सर। ठीक है सर, चलिए सर। चलिए सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर पॉइंट समझिए सर। यहाँ पर कह रहा है कि जब वस्तु को अवतल दर्पण के ध्रुव पर और फोकस के बीच रखा जाएगा तभी काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, बाकी सभी स्थिति पर वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वहाँ पर आगे हम ऊपर देख लिए कि कैसे बनता है सर, वीडियो पीछे करके देख सकते हो आप। ठीक है सर। हम यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर यानी सी से पहले रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा सर। मैंने देख लिया था सर। हाँ सर। इसका यदि किसी वस्तु का सी के बाद यानी अनंत की ओर रखा जाएगा तो वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनेगा सर। यदि वस्तु सी पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, आकर बनेगा सर। कैसे बनेगा सर, ये तीनों चीज़ मैं समझा दूँ सर, समझा देता हूँ सर। काहे मैं आपको सस्पेंस रखूँ। देखो सर, ये हमारे पास दर्पण है, जहाँ यहाँ पर मैं ये समझाता हूँ सर। सी के बाद मतलब अनंत, ये हमारे पास सी है सर, ये फोकस है सर। ठीक है सर। हाँ सर, यहाँ पर पोल है सर। तो ये सी के बाद यहाँ पर जो होता है वो अनंत कहलाता है, अनंत मान लेते हैं सर। ठीक है। हाँ, ये पार्ट्स को मैंने ऊपर देख लिया सर, समझा दिया। बाकी नहीं कुछ समझ में आता है, किसी का भी इन्फॉर्मेशन समझ में आए कमेंट करना, मैं बता दूंगा सर। तो चलिए सर, उत्तल दर्पण समझते हैं सर। उत्तल दर्पण क्या होता है, तो सर उत्तल दर्पण की विशेषता पहले दिया है। तो उत्तल दर्पण होता क्या है, तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा होता है, और इसका जो पीछा वाला सतह होता है वो रजित होता है सर। ठीक है सर। हाँ सर। देखिए, दर्पण की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना सर,
किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनता है, मतलब यह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है हमेशा, और दो ही स्थिति में इसका इमेज बनबे करता है। ठीक है सर, एक तो अनंत पर, एक तो फोकस पर सर। यदि यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है सर, आभासी बनाता है, यह हमेशा सीधा बनता है, सीधा नहीं बनेगा, कांड हो जाएगा सर। काहे कांड होगा? क्योंकि ये आप देखते होंगे कि साइड मिरर के रूप में यूज होता है, मतलब गाड़ियों में जो लगता है साइड में, वो जहाँ पर यूज में देखने वाले हैं। चलिए सर, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे यूज होता है सर। ये उत्तल दर्पण का उपयोग लिखा है, किसी भी छोटे स्थान से ज़्यादा जगह देखने के लिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे गाड़ियों के साइड मिरर में हो गया, फिर स्ट्रीट लाइट में हो गया सर। स्ट्रीट लाइट जो होता है ऐसे करके लाइट लगा रहता है, आपके मोहल्लों में लगा रहता है। ठीक है सर, हाँ दिख रहे हो ना सर। कार उत्तल दर्पण कैसा प्रतिबिंब बनाता है सर? तो उत्तल दर्पण हमेशा सदैव काल्पनिक सीधा बनाएगा सर। नई चिन्ह परिपाटी के अनुसार ध्रुव के सामने वाली दूरी धनात्मक, और जबकि ध्रुव के पीछे, अरे ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। तो समझाता हूँ चिन्ह परिपाटी क्या होता है सर, याद रखना सर, ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट होगा सर। देखो सर, ये है सर, क्या हो गया, ये एक्स एक्स है सर। देखिए सर, ये ध्रुव है, ये ध्रुव है, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या मानेंगे हम? ध्रुव मानेंगे सर। ठीक है सर, हाँ सर। तो जब भी इसमें चिन्ह परिपाटी में क्या होता है कि कोई भी दूरी ना ध्रुव से माना जाता है। कोई भी दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, मान लो कि ये हमारे पास दर्पण है सर। ठीक है, ये दर्पण है, इस दर्पण में जो ध्रुव होगा ना, ये ध्रुव से हर एक दूरी नापा जाएगा, और ये ध्रुव है, मान के चलो यहाँ पर ये दर्पण है, दर्पण का ये ध्रुव यहाँ पर है। ठीक है सर, मान के चलते हैं। तो यहाँ पर जो आगे वाली इधर की दूरी होगी, जितने भी इधर राइट साइड लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, ये पीछे वाली दूरी लेंगे वो नेगेटिव लेंगे सर, नीचे की दूरी लेंगे नेगेटिव सर, और ऊपर की दूरी क्या लेंगे? ऊपर की दूरी क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे सर। क्या लेंगे सर? पॉजिटिव लेंगे। तो ये यही चिन्ह परिपाटी है, याद रखना सर। आवर्धन क्या होता है सर? आवर्धन कुछ नहीं है सर, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है सर, m बराबर नेगेटिव का v बाई यू। सर नेगेटिव क्या बताता है और पॉजिटिव क्या बताता है? एक होता है पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव जब भी आ जाए तो वो उल्टा रहेगा हमेशा। क्या होता है नेगेटिव कौन बोलता है? उल्टा लोग बोलता है, और उल्टा इमेज किसमें बनता है? वास्तविक में। इसका मतलब जब भी आवर्धन नेगेटिव में रहेगा, इसका मतलब इमेज कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ट्रिक कैसा है? देखो नेगेटिव में आ गया, नेगेटिव लोग कौन बोलता है? उल्टा। उल्टा इमेज किसमें बनता है? वास्तविक में। सिंपल सी बात, ट्रिक याद रखो भाई। और जब पॉजिटिव रहे यहाँ पर तो क्या समझना कि वहाँ पर इमेज काल्पनिक बना है। समझ में आ गया सर? हाँ, मतलब कि आभासी बना है सर, मतलब कि इमेज सीधा बना है। ठीक है सर। अब सर चैप्टर एंड होने को रहा, यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण में ये एफ फोकस दूरी, यू वस्तु की दूरी होता है, और वी प्रतिबिंब की दूरी होता है। दर्पण सूत्र ये है, याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना सर। जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो एकदम दिमाग के लिए भूलना नहीं। अब सर थोड़ा न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं, और न्यूमेरिकल सॉल्व होने के बाद चैप्टर एंड कर देंगे सर, कुछ ऑब्जेक्टिव करा देंगे सर, चिंता नहीं करिए सर। अब न्यूमेरिकल नंबर 1 कहता है कि किसी एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है, और इस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी सर? सबसे पहली बात, एक मूल मंत्र है कि फिजिक्स में यदि आपको फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है बॉस, तो दो बात ध्यान रखना सर। पहला कि हमें जो दिया है वो लिख लेना है, और दूसरा कि जो चीज़ पूछ रहा है उसे भी लिखना है, और तीसरा एक एक्स्ट्रा बात कि अब हमें माइंड लगाना है, हमें दिमाग लगाना है कि जो पूछा है और जो दिया है और जो पूछा है, उन दोनों में संबंध, कोई ऐसा फॉर्मूला है जो संबंध बना रहा है इन दोनों में, तो वो हमेशा दिमाग लगाना बन जाएगा सर। अब देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो यहां पर एक चीज देखोगे सर, यहां पर दिया है वक्रता त्रिज्या बोले तो r, वक्रता त्रिज्या बोले तो r कितना दिया है सर? 24 सेंटीमीटर दिया है सर, 24 सेंटीमीटर दिया है सर। और हमें पूछा है फोकस, क्या पूछा है सर? फोकस पूछा है, फोकस हमें पूछ लिया है सर। ठीक है सर। तो आप देखिएगा, तो दोनों में संबंध बनाने वाला एक ही फॉर्मूला है, क्या है? F इजिकल टू R/2, जो कि हम पहले बताए थे ना। हाँ ठीक है सर। हाँ, अब इसी फॉर्मूला के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं सर। देखिए सर, ये हमारे पास F इजिकल टू R/2 का होगा। बनाने का तरीका होता है वो बताएंगे हम, बोलिएगा तो हमारे पास R कितना दिया सर? मान रख दो बस 24 और बट्टा का 2, तो हमारा फोकस क्या होगा? इसको कट कर करेंगे तो क्या फोकस आएगा? 12, मतलब कि 12 सेंटीमीटर जो होगा ये इसका आंसर होगा सर। फोकस कितना होगा? 12 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा सर। समझ में आ गया सर? समझ में आ गया सर? लाइक मार दो सर। अब बाद बाकी आगे बढ़ते हैं।
सर क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो यहाँ पर दिया है सेम टू सेम क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी निकालना है, वक्रता त्रिज्या दे दिया है, तो क्या तुम बना लोगे? हाँ सर, तो इसको मैं SW रखने दूँ, SW कमेंट में इसका आंसर देना है सर। चलिए सर, नहीं होगा मैं आंसर दे दूंगा सर, चिंता ना करो, बनने का तरीका वही होगा सर, बनाना सेम टू सेम बनाने का तरीका है, ऐसे ही करके बनाना, हर एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, हर एक न्यूमेरिकल बन जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर, तीसरा क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण 60 सेंटीमीटर पर रखा गया वस्तु प्रतिबिंब कर है, वस्तु की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी हमें निकालना है, ठीक है सर, हमने समझ लिया। अब हमें देखना है कि भैया जी इसमें क्या बना सकते हैं, पहले हमको लिखना है कि क्या दिया है, उसके बाद क्या पूछ रहा है, पहले लिखो। हमारे पास 15 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया है फोकस, और हमारे पास 60 सेंटीमीटर दिया है वस्तु की दूरी, क्या दिया है? 60 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। चलिए हम कहीं वाइट लेते जाएगा और बनाते हैं सर। यहाँ पर देखिए सर, यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? फोकस दिया हुआ है, फोकस है 15 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी है 60 सेंटीमीटर। पूछ रहा है भी संबंध बनाना कैसे, इस तीनों में संबंध कौन सा है सर, कौन सा बनाता है? तो सर दर्पण फॉर्मूला इन तीनों में संबंध बनाता है सर, 1/v + 1/u। अब इसका आप फिलअप कर देते, मान रखते हैं। अब सर मान रखते हैं इसमें 1/f, f का वैल्यू कितना है सर? f का वैल्यू है हमारे पास 15, और सर v क्या वैल्यू क्या है सर? v पूछ ही रहा है, प्लस सर u का वैल्यू कितना है सर? 60 है। सर हम u को इधर ला लें, प्लस में है तो नेगेटिव आ जाएगा सर, तो 1/15 नेगेटिव में 1/60 बराबर 1/v। अब सर 60 और 15 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना आएगा? जो लघुत्तम होगा वो 60 आएगा सर। 60 होने के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? 15 चौका 60 होता है, मतलब 4 माइनस का 1 आएगा सर, ठीक है सर, बराबर 1/v आएगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। काटो यहाँ पर करेगा तो 4 में सही जाएगा तो 3/60 बराबर 1/v बचेगा सर। अब 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6, मतलब कि 20 मरतबे कट गया सर। अब इसको 20 मरतबे कट लेने के बाद यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ गया 1/20 बराबर 1/v। अब इसको अपोजिट उल्टा कर दो, उल्टा करने के बाद क्या आएगा? v का वैल्यू कितना आएगा? ओहो सर, v का वैल्यू 20 आ गया, चाहे v इधर लिखो या इधर लिखो, आंसर तो वो सेम ही आएगा ना सर, 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया सर। अब एक चीज यहाँ पर चौथा नंबर, अब बाकी का जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो सर, यहाँ पर ये बाकी क्वेश्चन बनना है, ये मैंने आपको बता ही दिया सर, ये क्वेश्चन आपसे बन ही जाएगा सर। एक गोले दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर पर रखी हुई वस्तु, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा सर। भैया जी ये ऑब्जेक्टिव है, मैंने सबका आंसर जहाँ पर छुपा दिया है, क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़ोगे, आप खुद से अपने जुबान से बोलो सभी का आंसर, सभी को बोलो, जोर जोर से बोलो, क्योंकि सभी का आंसर तुम्हें पता होगा। कह रहा है कि ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई से पढ़ा है ना, किससे आसानी से प्रकाश, कौन से पदार्थ से प्रकाश आसानी से पार कर जाता है? तो सर उसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। बिल्कुल सर, पारदर्शी कहते हैं सर। दूसरा नंबर क्वेश्चन का है कि किसी दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल जाता है, तो क्या होगा? कौन से में सिर्फ और सिर्फ किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है सर? हमें पता है सर, क्या सर? बताओ। हाँ सर, अवतल। इसी प्रकार से सभी का जवाब आपको पता होगा सर, सभी का जवाब आपको पता है, मैं टाइम नहीं लूंगा, आप देख लेना सर, ऑब्जेक्टिव देख लो, पढ़ लो सबको। हाँ सर, पढ़ लिया सर, पढ़ लिया, रुको वीडियो पढ़ लो और आपको पता चल गया होगा कि सभी ऑब्जेक्टिव बन रहा है सर। नहीं बन रहा है फिर से देखो, अब बनाओ। याद हो गया होगा, चाहे वो बना लिया होगा ऑब्जेक्टिव, ये बना लो सर ऑब्जेक्टिव, ये कुछ और ऑब्जेक्टिव है। बाद बाकी कल जो है चैप्टर 2 का, बाद बाकी सर कल चैप्टर 2 का हम सॉल्व करने वाले हैं। और तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कल सब्सक्राइब एकदम बेस्ट कराएंगे सर। कोई भी दिक्कत हो कमेंट करना, कोई भी चीज यार, सब चीज दूंगा। बाद बाकी टेलीग्राम में जुड़ना, वहां पर टेस्ट होगा सर, टेस्ट देना भी जरूरी है, पीडीएफ लेना है तो वहां पर टेलीग्राम में जुड़ना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सर, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाद बाकी अपने दोस्तों को भी बोलो यार, क्लैश कोर्स फ्री में चल रहा है, बहुत मजेदार तरीके से चल रहा है, आपको पता चल गया होगा किस तरह से मैं पढ़ाता हूँ सर। तो आज के लिए इतना ही, मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, सब्जेक्टिव कराया, मैंने न्यूमेरिकल कराया, बाद बाकी सब्जेक्टिव नहीं कराया सर, सब्जेक्टिव में अलग वीडियो में लाऊंगा सर, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव मैंने कराया, न्यूमेरिकल मैंने कराया, बाद बाकी मैंने हर एक चीज क्लियर कराया। बाद बाकी आपको प्रूफ वाला पिक्चर देखना है, अब वीडियो देखना है तो आपको मुझे बस कमेंट करना है, उसको मैं वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप जाइए, खेलिए और अच्छे से रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।